गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो जी, आ जाइए। कैसे हो तुम सब लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? क्या तुम अपनी उम्मीदों पर खरे उतर पा रहे हो? पापा मम्मी की या मेरी किसी की नहीं पूछ रहा, मैं तुमसे अपनी पूछ रहा हूँ। जितना तुम सोचते हो कि मैं पढ़ूंगा, मैं ये कर लूंगा, क्या उतना कर पा रहे हो? प्रीवियस ईयर अब बनने लगे हैं, चलो बहुत बढ़िया। इंप्रूवमेंट हो रही है, बहुत अच्छा जी। चलो, मैं वैसे काफी बार बैचेज में बोलता रहता हूँ, बच्चे इतना इतना जरूर मैनेज कर लेना कि जो चैप्टर आप मुझसे पढ़ रहे हैं उसकी वीडियो देखना, नोट्स बनाना, और उसके 50 तो वो प्रैक्टिस बैच से कर लो और 50 ये जो मैं पीडीएफ डालता हूँ उससे कर लो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पीडीएफ डल गई है भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पीडीएफ डल गई है। जहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन की पीडीएफ डालता हूँ ना, ये जो फोल्डर बना हुआ है लिंक पे क्लिक करने से जो आता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पीडीएफ डल गई है। टेंशन ना लो, धीरे धीरे सारे चैप्टर आ जाएंगे इसमें, ठीक है। वीडियो देखना, नोट्स बनाना, ठीक है, और अपना हर चैप्टर के 50 वो और 50 वो, इतना भी अगर कर लोगे ना तो दोबारा कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी तुम्हें। बहुत बार आपको प्यार प्रेम से मैंने समझाया, देखो हमारे जैसे लोगों का तो बहुत फायदा होता है कि आपने एक से कोचिंग करी, आपने खुद ने सेल्फ स्टडी नहीं करी या नोट्स नहीं बनाए या प्रैक्टिस नहीं करी, फिर आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, एग्जाम नहीं निकलेंगे, फिर आप सोचोगे दूसरे पे पढ़ता हूँ। ये जो बच्चा ऐसे पलटता रहता है ना, ये गंदा टीचर है, ये अच्छी मैडम नहीं है, ये बढ़िया है, मेन जो हमारी कमाई है वो यही बच्चा कराता है। क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो क्या होगा, एक 500 का, 1000 का, 1500 का एक कोर्स लेगा, अपना नौकरी लेगा, बात खत्म। असली जो ये घर में गाड़ियां आती हैं, बीएमडब्ल्यू आती है, वो इनकी वजह से आती है। असली यही है पनीर दाता। दाल रोटी तो उनसे तो दाल रोटी चलती है, पढ़ने वालों से तो। जो घर में पनीर बनता है, कढ़ाई पनीर, जिनके नॉनवेज खाने वालों को बटर चिकन ये दिलवाते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचो कि आपको बनना कौन सा है, कि हमें अपना नौकरी लेने से मतलब है कि सर की बीएमडब्ल्यू हम ही खरीदवा के देनी है, ठीक है। तो आप सोचो, और मेरा काम बच्चे चल रहा है, दाल रोटी से भी चल रहा है, और एक क्रेटा है मेरे पास, 10 साल यही घिसूंगा जब तक ये जवाब नहीं दे जाएगी ना। ये शादी से पहले ली थी मैंने 2019 में, 10 साल यही घसीटूंगा, ठीक। चलो आ जाओ, पढ़ो बच्चे पढ़ो, है ना। मजाक की बातें और तरफ, जो मैं कहना चाहता हूँ समझो बच्चे, इतना टाइम नहीं है अपने पास लाइफ में। एक साल अपना एक ही बार ढंग से दे लो, है ना। दो दो तीन तीन चार चार बार क्यों पेपर देना। जैसे जैसे आपने कहा वैसे वैसे कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट भी हो रही है, बहुत बढ़िया भाई। अब अवनी भाई को कितनी डांट पड़ी थी शुरू में, याद है? कितना रगड़ा गया था इसको। अब भी जल्लाद टाइप का लगता हूँ क्या यार मैं, अवनी? तेरे को तो ब्लॉक ब्लॉक भी मारा यार शायद मैंने एक आधी बार। अदनान को भी ब्लॉक मारा एक बार। अब भी लगता हूँ क्या जल्लाद टाइप का कुछ? पता नहीं कैसा टीचर है यार ये है वो। सर सारे चैप्टर हो रहे हैं, बस टेंस में दिक्कत आ रही है। टेंस में आएगी और वर्ब में आएगी, क्योंकि वो है मीनिंग बेस्ड चैप्टर। पढ़ के आपको मीनिंग निकालना, वर्ब में वोकैब बेस्ड बहुत सवाल होते हैं और टेंस मीनिंग बेस्ड है। मीनिंग निकालना नहीं आएगा तब तक सोच ही नहीं पाओगे टेंस कौन सा है। तो थोड़ा रीडिंग पे काम करोगे तो वो भी होने लग जाएंगे। चलो आप अपने प्रिपरेशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ लिया था हमने? ये पढ़ लिया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रीपोजिशन चैप्टर में ये कुछ पोर्शंस हैं,
प्रीपोजिशन चैप्टर के ये कुछ पोर्शन हैं, जैसे एक था कि ये इस वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आती, ये वाला पोर्शन अपन कवर कर चुका है, ठीक है। एक पोर्शन था मिसलिनियस वाला, कि जैसे ये लास्ट संडे लास्ट मंडे इनसे पहले ऑन मत लगाया करो, बिटवीन अमंग के बाद ईच ऑफ मत लगाया करो, इस टाइप वाले रूल्स प्लस लॉजिक वो भी मैंने आपको दे दी। मिसलिनियस का थोड़ा पोर्शन बचा हुआ है, आज पहले वहीं से शुरुआत करें। मिसलिनियस का जो एक छोटा सा रूल बचा हुआ है, आज पहले उसी को निपटाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपना आता है कि इसी के नीचे था, इसका एक पोर्शन था कि वर्ब कौन सी वर्ब है जिनके साथ प्रीपोजिशन आपको लगानी है। इसमें था कि नहीं लगानी है, किन के साथ लगानी पड़ती है। ये वाले टाइप के अभी अपने को देखने हैं, ये भी आज ही निपटाएंगे अपन, ठीक है। फिर बचा आपका वो इन ऑन टू ऑन ऑन टू वाला, कोशिश करेंगे कि आज अपन इसकी भी थोड़ी सी शुरुआत कर दें। एक आपका बचा वो डाई के साथ इन भी आता है, डाई के साथ ऑफ भी आता है, डाई के साथ फॉर भी आता है, वो वाला पोर्शन। और एक बचा आपका फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक। फिक्स प्रीपोजिशन की एक मैंने आपको वीडियो देखने को बोली थी, और बाकी मैंने पीडीएफ दे दिया बच्चे। फिक्स वाला आपको वहां से करना है, ये बाकी जितने पोर्शन है वो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है जी। तो आ जाओ, अपन जो मिसलिनियस का अपना जो थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था वो करेंगे, फिर ये अपन कौन सी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगानी पड़ती है ये करेंगे, फिर अपन इन इनटू वाला पोर्शन देखेंगे। आज अपन इतना मेरे कल कवर कर देंगे, ये वाला जो है वो अगली क्लास के लिए बच जाएगा। आ जाइए। सर जो पीडीएफ दिया है उतना ही करना है या और भी करना? उतना ही हो जाए तो बहुत है, बच्चे उतना ही नहीं कर पाते हैं। आ जाओ। ये वो रूल है, आपने ऐसे एरर पढ़े होंगे, देखे होंगे कभी, है ना। दे डिड नॉट हैव अ हाउस टू लिव इन आएगा, वी हैव नोबडी टू ईट, ऐसे मतलब इस टाइप वाले लास्ट में प्रीपोजिशन सी छोड़ने वाले है ना, इस टाइप के एरर आपने पहले कभी देखे होंगे। आओ इसको लॉजिक से पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। देखो एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। अगर मैं कहूँ सलमान शॉट द रनिंग डियर, ठीक है। सलमान ने भागते हुए हिरण को गोली मार दी। सलमान सब्जेक्ट है, शॉर्ट वर्ब है, और डियर इसका ऑब्जेक्ट है। ये रनिंग अगर आपको याद होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, हाँ कि नहीं। लेकिन आपको ये भी याद होगा इन्फिनिटिव जेरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, हाँ कि नहीं। तो यहां से मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, जेरेंट हो गया, ये वर्ड ना किसी मतलब नाउन के साथ आप लगाते हो, या तो एडजेक्टिव बना के लगा लिया, या उसका ऑब्जेक्ट देने के लिए लगा दिया, इस टाइप से। तो इसका तो रिलेशन इसके साथ है ही, एडजेक्टिव वाला रोल तो प्ले कर रहा है, लेकिन ये सेमी वर्ब भी है, अर्ध वर्ब भी है, तो इस वर्ब का भी इसके साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा, हाँ कि ना। अगर ये शब्द इसके लिए लगाया गया है तो इसमें जो वर्ब आ रही है ना, उसका भी कुछ ना कुछ इसके साथ रिलेशन है। वर्ब आ रही है भागना, भागने का डियर के साथ क्या रिलेशन है? भागने का डियर के साथ क्या रिलेशन है? ये डियर उसका डूअर है, सब्जेक्ट है। ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। देखो, ये डियर शॉर्ट वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है, ये डियर शॉर्ट वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो रनिंग भागने का काम हो रहा है, डियर इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है, डूअर है। कुछ मेरी बात आई समझ में जो मैंने बोली? फिर से सुनिए मैंने क्या बोला। अगर आपको याद हो, ये जो प्रेजेंट मतलब पार्टिसिपल होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं, जेरेंट होते हैं, क्या है? सेमी वर्ब है। कि ये साथ में एक तो ये नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना, एडवर्ब बनना, ऐसा काम करते हैं, लेकिन इनमें वर्ब का भी अंश है। तो डियर के लिए एडजेक्टिव तो ये है ही, भागता हुआ हिरण, लेकिन जिसमें वर्ब है उसका भी एक रिलेशन है इसके साथ, और वो रिलेशन क्या है? सब्जेक्ट बनना। और एग्जांपल देखता हूं और क्लैरिटी लाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सेम यही बात जैसे आप जेरेंट लिखते हो, ठीक है, सेम यही बात जैसे आप जेरेंट लिखते हो। अगर मैं कहूं आई लाइक सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स, मुझे पुराने गाने गाना पसंद है। आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, अगर आपको याद हो तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, जेरेंट हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंट, ठीक। ओल्ड क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। तो अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये सिंगिंग का ऑब्जेक्ट मैं इसको कह रहा हूं, है ना, सिंगिंग का ऑब्जेक्ट ये है। तो सिंगिंग तो अपने आप में नाउन है, तो इसने ऑब्जेक्ट कैसे रखा? क्योंकि सर ये वर्ब भी तो है, इसमें वर्ब का अंश भी तो है, तभी तो इसने अपना ऑब्जेक्ट रखा, हाँ कि ना। तभी तो इसने अपना ऑब्जेक्ट रखा, क्योंकि ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, नाउन प्लस वर्ब होता है, इसलिए तो ये अपना ऑब्जेक्ट रख पाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, जेरेंट हो गया, जब आप इनको किसी नाउन के साथ लगाते हो, चाहे उसका आप ऑब्जेक्ट लिखना चाह रहे हो, वो नाउन आगे, चाहे उसके लिए आप इसको एडजेक्टिव बना के काम में लेना चाह रहे हो, तो उस नाउन के साथ कोई ना कोई रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। उसमें आई वर्ब का था। जो ऊपर वाले ये एडजेक्टिव वाले नाउन वाले काम है वो तो होंगे ही,
उसके अलावा इसके अंदर जो वर्ब होती है ना, वो भी अपना एक रिलेशन स्टैब्लिश करती है इसके साथ। और एग्जांपल देखिए और समझ में आएगा। आई वॉन्ट टू बाय अ कार, आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है, ये टू बाय ऑब्जेक्ट है, नाउन है, इन्फिनेटिव है। और ये कार देखिए जरा, क्या मैंने बोला इसको कि ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव है, यही बात है, हाँ कि ना। तो अब मैंने टू बाय के साथ अगर कार को लिखा है तो कोई ना कोई रीजन है कि ये जो बाय वर्ब है ना, इसने अपना ऑब्जेक्ट रखा है ये, हाँ कि ना, क्योंकि ये कैसे है, ये ट्रांजिटिव वर्ब से बना हुआ है इन्फिनेटिव, इसलिए तो अपने इसने ऑब्जेक्ट रखा। बोलो, इतनी बात आती है समझ में? हाँ जी, चल एक तो ये वाली बात हो गई। अब एक छोटी सी बात और देखिए कि जब एक शब्द ना किसी नाउन का पर्पस बताता है कि वो चीज काम क्या आती है, तो वो भी एडजेक्टिव होता है। जैसे आपने सुना होगा, अगर मैं कहूं स्विमिंग कॉस्ट्यूम, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम की स्पेलिंग गलत लिख दी है क्या मैंने? कॉस्ट्यूम की स्पेलिंग क्या होती है यार? सीओ आएगा ना सीधा, यू क्यों आएगा? तो मैंने लिखा स्विमिंग कॉस्ट्यूम। तो अब आपको पता है कि ये कहना मैं ये चाह रहा हूं वो कपड़े जो स्विमिंग के काम आते हैं, है ना, स्विमिंग के दौरान पहने जाने वाले कपड़े, मैं मीनिंग देना चाहता हूं। अब जरा ध्यान से समझना, स्विमिंग तो अपने आप में वैसे इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्विमिंग जिरंड और कॉस्ट्यूम इसका ऑब्जेक्ट है। और यार वो तातेती वाला मीनिंग भी नहीं निकल रहा, क्योंकि कॉस्ट्यूम इसका डूअर भी नहीं है, कॉस्ट्यूम थोड़ी तैर रहा है, तैरता हुआ कॉस्ट्यूम थोड़ी मतलब है इसका, है कि ना। जैसे स्विमिंग बॉय लिख दूं तो तैरता हुआ लड़का मतलब हो जाएगा। तो ऐसे वाले जो वर्ड्स है ना, जो किसी नाउन का पर्पस बताते हैं कि वो क्या काम आता है, वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं। आप इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हो, ये भी एडजेक्टिव्स होते हैं। और एग्जांपल दूं, रनिंग शूज आपने देखा होगा, अब इसका मतलब भागते हुए जूते थोड़ी होता है, रनिंग शूज का मतलब भागते हुए जूते थोड़ी होता है। और ऐसा भी नहीं कि रनिंग जिरंड और इसका ऑब्जेक्ट है, रन तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट कैसे होगा, हाँ कि ना। ध्यान से देखो, जूते ना रनिंग के डूअर है ना रनिंग के रिसीवर है, ऐसी कॉस्ट्यूम ना स्विमिंग का डूअर है ना स्विमिंग का रिसीवर है। इनमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसे वर्ड जो किसी नाउन का पर्पस बताएं कि वो नाउन काम किस चीज के लिए आता है। जैसे होता है ना क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो साइज बताए, एज बताए, शेप बताए, कलर बताए, उसमें पर्पस वर्ड भी होता है। उस टाइम इसलिए नहीं पढ़ा है वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम, रनिंग शूज, क्लीनिंग बूट्स, रनिंग बूट्स, इस टाइप वाले जो वर्ड्स है ना, ये जो किसी अगले नाउन का पर्पस बताते हैं, ये भी एडजेक्टिव की श्रेणी में आते हैं। और अगर आईएनजी से बना रखा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की श्रेणी में इनको भी डाला जा सकता है। इतनी बात आती है समझ में? हाँ जी। तो अब यहां तो क्या हो रहा है, यहां तो क्या हो रहा है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब ले रखी है, यहां तो वर्ब ही मैंने इन ट्रांजिटिव ले रखी है, जिसकी वजह से ना तो शूज डूअर बन रहा है ना शूज रिसीवर बन रहा है, जिसकी वजह से ना तो शूज डूअर बन रहा है ना शूज रिसीवर बन रहा है। लेकिन अगर मेरी वर्ब ऐसी है, लेकिन अगर मेरी वर्ब ऐसी है जिसके अंदर कोई एक्शन हो रहा है, मतलब कोई एक्शन हो और रिलेशन स्टैब्लिश हो सकता हो, अगर मेरी वर्ब ऐसी है जैसे यहां पे था रनिंग डियर, तो यहां रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया मैंने डियर के लिए और ये इसका डूअर है, हाँ कि ना। तो यहां पे मैं आपसे दो चीजें सिंपली उस रूल को लॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए मुझे दो बातें आपको समझानी। पहली बात तो ये कि एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन का पर्पस बताता है कि वह नाउन किस चीज में काम आता है, वह एडजेक्टिव की श्रेणी में जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप एक सेमी वर्ब को, जब आप एक अर्ध वर्ब को, जैसे ये इन्फिनेटिव हो गए या पार्टिसिपल्स वगैरह हो गए, जब आप इनको किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम में लेते हो, तो उस केस में इनमें आई वर्ब भी अपना रिलेशन स्टैब्लिश करती है। अक्सर अक्सर इन्फिनेटिव के केस में आप ऑब्जेक्ट वाला होते हुए देखोगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप सब्जेक्ट वाला यानी डूअर वाला होते हुए देखोगे। अक्सर, कोई पत्थर की लकीर नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, जनरली आप देखोगे जैसे होता है ना, भागता हुआ हिरण, रोता हुआ बच्चा, सोता हुआ बच्चा, उड़ते पक्षी, ऐसे। आज आपको मैं तीसरा एक काम पढ़ाने वाला हूँ इन्फिनेटिव का। कुछ अगर आपको याद हो तो मैंने इन्फिनेटिव के आपको 3 काम बताए थे। सबसे पहले मैंने आपको नाउन पढ़ाया, फिर वो जो वन शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल वन ड्रीम प्रोनाउन चैप्टर के अंदर मैंने आपको एडवर्ब वाला बताया, और मैंने कहा था एडजेक्टिव वाला काम प्रीपोजिशन में आएगा। आज वह शुभ घड़ी आ गई। अब ये 3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इनका मिक्स होकर उस रूल का लॉजिक निकलेगा। पहली कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, या अभी जैसे मैं आपको इन्फिनेटिव भी दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट की तरह से काम, अपना एडजेक्टिव की तरह से काम करते हैं, तो इनमें जो वर्ब होती है ना, वो भी जिस नाउन के लिए आप इसको लगा रहे हो उसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैंने क्या बताई कि ऐसे वर्ड जो किसी चीज का पर्पस बताएं कि ये चीज काम क्या आती है, वो भी एडजेक्टिव की श्रेणी में जाते हैं। इन दोनों बातों के दम पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, वरना तो देखो रूल ये है, रट्टे के हिसाब से तो रूल ये है, और कितना ही इसको 20 बार पढ़ लो नहीं आएगा आपको समझ में। देखो जरा, ये सेंटेंस है,
आओ इसको तोड़ते हैं। दे सब्जेक्ट हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट एडवर्ब हो गया, हैव मेन वर्ब हो गया, हाउस इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दे डिडंट हैव अ हाउस, दे डिडंट हैव अ हाउस, उनके पास कोई घर नहीं था, उनके पास कोई घर नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया टू लिव, उनके पास कोई घर नहीं था रहने को, उनके पास कोई घर नहीं था रहने को। ये रहने को वर्ड क्या कर रहा है? इन्फिनिटिव क्या होते हैं? या तो नाउन होते हैं, नाउन तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आ गया तो वो काम ये कर नहीं रहा। या फिर इन्फिनिटिव एडवर्ब होता है, वाई का रिप्लाई होता है, उनके पास घर नहीं था, क्यों? क्यों का रिप्लाई है टू लिव? वाई का रिप्लाई है, बोलो। नहीं यार, ये तो ना किसी नाउन का पर्पस बता रहा है। अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो घर का पर्पस बता रहा है। घर क्या काम आता है? घर क्या काम आता है? रहने के काम आता है, हाँ क्या ना? उनके पास घर नहीं था रहने को, ये टू लिव जो है ये इस हाउस का पर्पस बता रहा है कि ये काम क्या आएगा। तो ये आ गया जी एडजेक्टिव। ठीक है, ये इन्फिनेटिव यहाँ एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। अभी तक मैंने आपको क्या बेसिक का यूज लिया है कि ऐसा वर्ड जनरली आपको दिखेंगे इस काम को करते हुए, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाले या इन्फिनेटिव्स। ऐसा वर्ड जो किसी नाउन का पर्पस बता दे कि वह चीज किस कार्य में यूज ली जाती है, वह एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, पहली बात। अब मैं दूसरी चीज का यूज लेना चाहता हूं। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो वर्ब है ना, इसमें जो वर्ब है उसका इसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश होना जरूरी है, उसका इसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश होना जरूरी है, हाँ क्या ना? जब भी आप एक एडजेक्टिव की तरह से काम में लोगे, जब भी आप एक एडजेक्टिव की तरह से काम में लोगे किसी वर्ड को किसी नाउन के, तो उसका उसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश होना जरूरी है। ठीक, अब यहां पे दिक्कत ये आ रही है, हाउस ना तो लिव का डूअर है, हाउस जो है वो रहने का डूअर नहीं है, और हाउस जो है वो रहने का रिसीवर भी नहीं है। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? देखो, अगर मैं लिखूं यू लिव डैश अ हाउस, क्या यहां पे ये सब्जेक्ट ये वर्ब ऐसे ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं इसको? यू लिव अ हाउस हो पाएगा? नहीं। लिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ना तो हाउस होता है, ना तो हाउस रहेगा, ना लिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हाउस हो सकता है। तो यहां पे अपने को कोई कनेक्टर लगाना पड़ेगा, यू लिव इन अ हाउस लिखना पड़ेगा, हाँ क्या ना? तो कहना मैं आप लोगों को यही चाह रहा हूं कि देखो, पहली चीज तो ये कि हाउस के लिए आपने इसको एडजेक्टिव की तरह से यूज लिया, लेकिन इसमें जो वर्ब है उसका रिलेशन एस्टेब्लिश करवाना जरूरी है। अगर अपने आप हो गया बहुत अच्छी बात है, अगर अपने आप हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आपको करना पड़ेगा। जैसे यहां पे ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा था तो मैंने किसका हेल्प लिया? प्रीपोजिशन का। तो वही चीज यहां करनी है, प्रीपोजिशन लिख दो। इस इन का ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? हाउस हो जाएगा। इस इन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हाउस हो गया। अब यहां पे बच्चों के माइंड में एक कंफ्यूजन आया होगा, सर अभी थोड़ी देर पहले आपने एक एग्जांपल लिखे थे, देखो ये वाले, तब आपने कहा था कॉस्ट्यूम ना इसका डूअर है ना इसका रिसीवर है, यहां भी तो कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा। लेकिन बच्चे कंपाउंड नाउन की श्रेणी में चले जाते हैं, कंपाउंड नाउन की श्रेणी में चले जाते हैं। इनमें कोई रिलेशन एस्टेब्लिश कराना जरूरी नहीं, क्योंकि ये पूरा एक ही वर्ड माना जाता है। यहाँ पे स्विमिंग और कॉस्ट्यूम अलग अलग नहीं है, यहाँ पे रनिंग और शूज अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक ही वर्ड माना जाता है। ये कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में चले गए, इसलिए यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश करना जरूरी नहीं है। लेकिन मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा कंपाउंड नाउन सुना कभी जिंदगी में, या कभी सुनोगे? हाउस टू लिव, ये कोई कंपाउंड नाउन बनाएगा कभी? इसलिए यहाँ रिलेशन एस्टेब्लिश कराना जरूरी है। बोलो, आई मेरी बात समझ में? टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, अभी बहुत एग्जांपल है, आएगा समझ, बढ़िया मजा आएगा, जबरदस्त रूल है। इधर आओ, ये सेंटेंस है जैसे, ठीक है, वी सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, नोबडी इसका ऑब्जेक्ट है, और ये टू इट आपने नाउन प्रोनाउन के साथ लगा दिया। अब ये वाई का रिप्लाई तो है नहीं कि एडवर्ब बन जाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ चुका है, नाउन बन जाए वो भी नहीं, तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। अब इसका इसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश होना जरूरी है। क्या नोबडी कुछ खा रहे हैं? नोबडी किसी को खा रहा है? नहीं। नोबडी को खाया जा रहा है? नहीं। ये अगर लिख दिया ना तो पता है इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास कोई नहीं है जिसको हम खा जाएं, हमारे पास कोई नहीं है जिसे हम खा जाएं, ये मतलब हो जाएगा इसका। आ रही है मेरी बात समझ में? तो कहना क्या था, कह ये सकते हो यार हमारे पास कोई नहीं है जिसके साथ हम खा लें, अकेले हैं, तनहा है ना? बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बाहर भेज दिया, बच्चे फॉरेन चले गए, एक एक महीने में फोन करते हैं, दोनों बुड्ढा बुड्ढी घर बैठे, हमारे पास कोई ऐसा नहीं जिसके साथ हम खा लें, पैसा बहुत, अब क्या नोट खाएं, मजा किसी चीज में नहीं आता। तो यहाँ पे ईट विद लिखना पड़ेगा आपको, वी हैव नोबडी टू ईट विद, क्योंकि ईट का नोबडी ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। ईट का जो, इसमें एक चीज और देख रहे हो तुम, ये टू लिव का सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? रहेगा कौन? ये दे, पता है?
दे इसका भी सब्जेक्ट है। ये वाली बात थोड़ी सी और देखो, कईयों के माइंड में हो सकता है डाउट आ रहा हो, तो ये भी क्लियर करता हूँ। इधर देखो, जैसे आई लाइक सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स लिखा था मैंने, आई लाइक सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स लिखा था, है ना। इधर देखो, सिंगिंग का ऑब्जेक्ट तो सॉन्ग्स है, सिंगिंग का सब्जेक्ट कौन है, गा कौन रहा है, आई। लाइक का भी सब्जेक्ट आई और सिंगिंग का भी सब्जेक्ट आई। ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं जब मैंने आपको इन्फिनेटिव का और जिरेंड का पैसिव करना सिखाया था, कि इनका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस यही होता है, इसका भी सब्जेक्ट यही होता है और सिंगिंग का भी सब्जेक्ट यही होता है। याद आई वाली बात। चलो फिर से लौट के आओ, अगले सेंटेंस को देखो, इसको देखो जरा। वी हैव नथिंग टू ईट, हमारे पास कुछ नहीं है खाने को, हमारे पास कुछ नहीं है खाने को। वी सब्जेक्ट है, हैव मेन वर्ब है, नथिंग इसका ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ क्या टू ईट का ऑब्जेक्ट नथिंग हो सकता है? आई एट नथिंग। इसमें जो वर्ब आ रही है ईट का ऑब्जेक्ट नथिंग हो सकता है क्या? आई एट नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ हो सकता है, तो फिर ये नो एरर। अपना मकसद क्या है कि इसमें जो वर्ब आ रही है उसका जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए आप इसको लगाते हो उससे रिलेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए। होता है तो इससे खुशी की बात तो कुछ ही नहीं है, लड्डू बांटो। नहीं होता है तो प्रीपोजिशन लगा के कनेक्टर यूज करो। इतना सा गेम है। सिंपल फंडा इतना है, सिंपल फंडा इतना है कि अगर आप एक लाइन में बोलूं, ये जो इतनी कथा लिखी हुई है, ये देखो क्या लिखा हुआ है। अगर एक इन्फिनेटिव किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए लिखा गया हो, यानी एडजेक्टिव की तरह से काम करे, तो उस इन्फिनेटिव में आई वर्ब, वो जो इन्फिनेटिव में आई वर्ब का ऑब्जेक्ट वह नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए जिसके लिए उसे लगाया गया। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब सोचो कैसे समझ जाओगे। अब सोचो अगर मैंने इसका लॉजिक ना दिया हो तो समझोगे कैसे, रटोगे कैसे। सिंपल फंडा इतना है कि अगर आप एक इन्फिनेटिव को किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए लगाते हो, यानी एडजेक्टिव की तरह से उसका यूज लेते हो, पर्पस बताने के लिए लगाते हो, तो उसमें आई वर्ब का रिलेशन होना चाहिए। है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो प्रीपोजिशन लगाकर रिलेशन एस्टेब्लिश कर दो। इतना सा रूल है। अगर फिर से बोलूं, अगर आप एक नाउन या प्रोनाउन के लिए एक इन्फिनेटिव को एडजेक्टिव की तरह से काम में लेते हो, तो उस इन्फिनेटिव में आई वर्ब का उस नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए। अगर पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, यानी वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, जनरली ऑब्जेक्ट ही बनेगा, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बन सकता तो प्रीपोजिशन लगाओ और कनेक्शन बना दो। क्लियर है जी? चलो इसमें बताना, आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए लिखने के लिए। पेन का पर्पज है लिखना। क्या राइट का ऑब्जेक्ट पेन हो सकता है? ऐसे लिख सकते हैं अपन, आई राइट अ पेन, आई राइट अ पेन लिख सकते हैं। राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट पेन हो सकता है क्या? है? नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जेक्ट तो आई है, लिखने का डूअर तो आई है, तो ऑब्जेक्ट वाला ही रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता था, वो भी नहीं बन रहा, विद लिखना पड़ेगा। नहीं तो सीधा ऐसे सोच लो, देखो, आई राइट अ पेन, बोलो ऐसा लिख सकते हैं? आई राइट अ पेन ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ? यहां पे आपको लिखना पड़ेगा आई राइट विद अ पेन। ऐसे सोच लिया करो, कुछ भी सेंटेंस बना लो। राइट आपको यही तो चेक करना है कि राइट का पेन ऑब्जेक्ट हो सकता है, हाँ कि ना। हो सकता है, नो एरर हो जाता। नहीं तो फिर वो जो नेसेसरी प्रीपोजिशन लगा दो। ये नेसेसरी प्रीपोजिशन मीनिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है, कभी मे के अकॉर्डिंग इन भी हो सकती है, के साथ के अकॉर्डिंग विद भी हो सकती है, डिपेंड करेगा, है ना। इसको देखो जरा, आई हैव अ लेटर टू राइट, यार मुझे एक लेटर लिखना है, मुझे एक लेटर लिखना है। क्या टू राइट का ऑब्जेक्ट लेटर हो सकता है? मतलब राइट का ऑब्जेक्ट लेटर हो सकता है? आई रोट अ लेटर हो सकता है, तो नो एरर। बस इतना सा गेम था। देखो फिर से देख लो, अब शायद ये रूल आपको आसान लगने लग गया। वो इधर देखो मैंने क्या किया, इन्फिनेटिव जब किसी नाउन का पर्पस बताने के लिए यूज ले रहे हो, यानी इनडायरेक्टली कह सकता हूं एडजेक्टिव के जैसा यूज ले रहे हो, तो इसमें आई वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो ये नाउन प्रोनाउन बनना चाहिए। बनता है कि नहीं बनता है उसको चेक करने के लिए छोटे छोटे सेंटेंस लिख लो। यू लिव इन अ हाउस, यू ईट विद नो बडी, यू ईट नथिंग, ये नो एरर बन जाएगा। यू राइट विद अ पेन, यू राइट अ लेटर, ये नो एरर बन जाएगा। अगर वो उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नो एरर हो जाएगा। जैसे ये वाला नो एरर हो गया, ये वाला नो एरर हो गया। और अगर नहीं बनता है, तो नेसेसरी कनेक्टर प्रीपोजिशन लगा दो। घर में रहा जाएगा तो इन लगा दो, किसी के साथ खाया जाएगा तो विद लगा दो, पेन से लिखा जाएगा तो विद लगा दो। इतना सा काम है। बोलो भाई, आया कुछ मजा? चलो इस पे आओ। अब सेम जो मैंने आपको रूल पढ़ाया उसका एग्जीक्यूशन करना है आपको।
एक नंबर छोड़ देना भी, 2 और 3 में सेम जो मैंने आपको बताई उसको अप्लाई करके देखो। सेंटेंस नंबर 3 और 2 उसी रूल का एग्जीक्यूशन है, क्योंकि उतना छोटा सेंटेंस तो आएगा नहीं ना, बात वही है, बस सेंटेंस लंबा कर दिया। पढ़ना, ये एज और सो साथ में नहीं आएंगे, ये टाइपिंग एरर है, कॉमा लगा लो यहाँ पे। एक छोटा सा काम यार, कोई आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मतलब बहुत बारीकी से सारी स्लाइड्स को देखता हो, जितनी भी आज तक मैंने बोला कि ये टाइपिंग एरर है, यहाँ ये नहीं ये आएगा, या मैं जैसे एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड दिखाता नहीं हूँ, कोई एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में कुछ गलत लिखा हुआ है, जैसे याद है मुझे एडजेक्टिव चैप्टर में वहां पे दिस बैग इज ट्वाइस कॉस्टली एज और देन भी रह गया था, फिर मैंने कहा था देन हटा लो, टाइपिंग एरर है। ऐसे जितने टाइपिंग एरर हैं अपनी स्लाइड्स में, वो सब मुझे लिख के दे सके। है कोई आप में से ऐसा जो मतलब बड़ी बारीकी से जिसने सारे देखी हो पीडीएफ, मतलब अपनी स्लाइड्स वगैरह? हाँ जी, है भाई आप में से कोई? कल एक गलती थी, कल एक गलती नहीं थी, जो मैं पूछ रहा हूं जितनी अपनी स्लाइडों में जब से मैंने आपका कोर्स शुरू करा पहली क्लास से आज तक, जितने टाइपिंग एरर हैं, कौन मुझे छांट कर दे सकता है? कुछ जल्दी नहीं है, ऐसा नहीं कि 2 ही दिन में देने हैं, 10 दिन में दे दो। वो ज्यादा अच्छा बता पाएगा जो पीडीएफ को देख देख के नोट्स बनाता है ऐसा कोई? पीडीएफ को देख देख के नोट्स बनाता है, जो उसमें जो एक्सप्लेनेशन दी होती है उस स्लाइड को भी पढ़ता है। चलो एक काम कर लेना, एक काम कर लेना, सारे के सारे ना, अगर बच्चे देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, कितने बच्चे काम करना चाहते हैं मुझे बता दो यार, वो थोड़ी एरर फ्री सी बन जाएगी बिना मतलब, है ना? कोई कौन कौन ये काम करना चाहता है, मुझे नाम बता दो एक बार। रितु और मीनाक्षी, अमन, प्रद्युमन, सोनम, अवनी। बच्चे शायद आप वेस्ट बंगाल से ना, हिंदी पढ़ ही नहीं पाओगे, तो गलती कैसे निकाल पाओगे? आप ब्रेक ले लो बच्चे इसमें। और कोई है भाई? ये 5 बच्चे हैं। चलो, तो रितु बच्चे आप प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये चैप्टर ले लो। प्रोनाउन और एडजेक्टिव की सारी स्लाइड में जहां पे भी मैंने जो कटवाया है, जो टाइपिंग एरर है, वो आपको निकालना है, ठीक? मीनाक्षी बच्चे आप इसके बाद कौन सा चैप्टर कराया मैंने? आप नाउन, वर्ब, वर्ब के अंदर ये मॉडल, ये ले लो 3 चैप्टर, ठीक है? अच्छा, और अमन तुम भाई इसके अंदर से ले लो, इसके बाद कौन सा वर्ब कराया मैंने? एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस, 3 तुम ले लो भाई, ठीक है? इसके बाद और कौन सा बचा? प्रद्युमन तुम ले लो कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, और भी कोई बचा क्या? ये जिसके पास एडवर्ब है, इन्वर्जन भी बच्चे आपके पास ही है, एडवर्ब और इन्वर्जन एक ही मानना। कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, और इसमें तुम मान लो, और कौन सा मानोगे? एडवांस वर्ब भी, 2 ही बहुत रहेंगे, बड़े चैप्टर है। कंजंक्शन प्रीपोजिशन आप ले लो, नहीं हो आर्टिकल वगैरह भी तो बचेंगे ना। हाँ ठीक है, कंजंक्शन प्रीपोजिशन, और एक छोटू टॉपिक जो आगे आएगा जैसे क्वेश्चन टैग तुम ले लेना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो तो गया बच्चे, ये ऊपर गया ना, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो गया ना भाई। और सोनम बच्चे तुम इसमें से कर लेना, क्या नाम है, आर्टिकल, एडवांस वर्ब, कंडीशनल्स, ठीक? एक छुटपुट टॉपिक कोई बचेगा जैसे सुपरफ्लोस, मिसलिनियस या ऐसा कुछ, उसमें कोई होगा तो देख लेंगे, नहीं तो छोड़ भी देंगे, वो कोई खास लंबा चौड़ा ऐसा चैप्टर है भी नहीं। एक चीज और मुझे बताओ, रितु, मीनाक्षी, अमन और प्रद्युमन, सुमन, क्या तुम्हारे पास मेरा डाउट वाला व्हाट्सएप नंबर है? 5 के पास डाउट वाला व्हाट्सएप नंबर है? तो आप उस पर आज मैसेज छोड़ दीजिएगा कि सर मेरा नाम रितु है, मुझे आपने प्रोनाउन और एडजेक्टिव चैप्टर दिया था। सर मेरा नाम मीनाक्षी है, मुझे आपने नाउन, वर्ब और मॉडल दिया है। मेरा नाम अमन है, मुझे आपने ये काम दिया है, ठीक? ताकि मेरे को भी वो मैसेज में रहे, मैं 10 दिन बाद आपको बोल दूं हाँ भाई हो गया तो मुझे बता दो।
3-3 चैप्टर है, सब वो सब कुछ देखने लगेंगे तो टाइम भी जा लगेगा। इसमें अपना मुझे लगता है 5 एक दिन में आप बड़े आराम से स्लाइड से एरर जो है वो निकाल के मुझे बता दो, ठीक है। उनकी प्रूफ रीडिंग कर लेना। आपको कुछ भी ऐसा लगता है यार ये बड़ी मतलब इस लैंग्वेज में मतलब बड़ी दिक्कत सी है, जो भी आपको लगे एक्सप्लेनेशन में और अपनी मेन स्लाइड पे कहीं भी जो भी आपको एरर्स दिखे वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है जी। चलो सीरियसली करना है इस काम को। तुमने पूरी क्लास में ऐसे धड़ल्ले से हाथ ऊपर उठा के काम लिया भाई है, इस बहाने से आपके नोट्स रिवाइज हो जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। जो जो गलतियां हैं वो हर बार मैं कहता हूँ टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर है, निकाल देते हैं ना यार एक बार बैठ के। एक दिन टाइपिंग सारे निकाल दूंगा रात को बैठ के, ठीक है। चलो वापसी टॉपिक पर आते हैं। करना जरा, करो जरा सेंटेंस नंबर 2 और 3 को देखो। देखो प्लीज गिव मी लिस्ट, मुझे एक लिस्ट दे दो कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस की विजिट करने के लिए। टू विजिट को आपने प्लेसेस के लिए लिखा है, कौन से प्लेसेस? प्लेसेस टू विजिट। अब मुझे बताओ क्या विजिट वर्क का ऑब्जेक्ट प्लेसेस हो सकता है? क्या विजिट का ऑब्जेक्ट प्लेसेस हो सकता है क्या? हाँ जी हो सकता है। आई हैव विजिटेड मैनी प्लेसेस, आई हैव विजिटेड दिल्ली, ये वो सारे प्लेस ही। तो ये तो हो गया देखो नो एरर, ठीक। अच्छा क्योंकि कोई बस नहीं थी ट्रैवल करने के लिए, मैंने डिसाइड किया कैब बुक करना। बस को ट्रैवल करोगे कि बस से ट्रैवल करोगे? बस टू ट्रैवल, ट्रैवल वर्ब का ऑब्जेक्ट बस होगा। यू ट्रैवल अ बस, यू ट्रैवल बाय अ बस। आ तो नहीं आएगा बाय बस मतलब, समझ में आया? अब ये जो ऊपर वाला पहला वाला सेंटेंस है इसको देख लो, पढ़ लो, समझ लो। ये जो वर्ब होती है ना रोम, ROM रोम, ये एक्चुअली फ्रेजल वर्ब बनाती है, मतलब अकेले यूज नहीं होती है। ऐसा नहीं होता आई रोम दिल्ली लिख लो ना। एक होता रोम अराउंड, एक होता रोम अबाउट, और एक है रोम ओवर। रोम अराउंड का मतलब होता है किसी चीज के इर्द गिर्द ऐसे चक्कर काटना। जैसे मान लो थे ना 9वीं 10वीं में, तुम उसके घर के चक्कर काटने जाया करते थे जब साइकिल पे गलियों में से घूम रहे हो, काश बाहर निकल आएगी वो वाला। तो आप रोम अराउंड कर रहे होते थे। लगातार एक गली में ऐसे से भी नहीं जा सकते, कोई को अंकल पूछ लें क्या बात बेटा 5वां चक्कर है, तो वो होता था रोम अराउंड, ठीक। और मुझे ऐसा लगता है यार लड़कों की ना इतनी बार कई बार गलती नहीं है, उनकी ना शक्ल ही। अब मैं तुम्हें मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, वैसे ज्यादा मतलब चिढ़ाना विड़ाना मत मुझे। वॉलीबॉल खेलने का शौक था मुझे ना स्कूल के अंदर 9वीं 10वीं में। तो हमारे वहाँ जैसे हर एक जगह एक कॉलोनी होती है ना, जैसे हमारे वहाँ हरियाणा में हुड्डा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब राजस्थान में जैसे JDA, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उनकी कॉलोनी होती है। तो उस कॉलोनी में वॉलीबॉल का नेट था, ठीक। अब हम सारे संडे को वहाँ बाइक वाइक लेके पहुंच जाते थे। तो उसके सामने गली थी। तो पहला चक्कर तो हमने लगाया कि हमारा एक दोस्त था जसप्रीत, उसको बुलाने के लिए सब गए उसके घर, अरे जस्सू यार आ जा यार खेलने चलेंगे। फिर दूसरा चक्कर हमने लगाया, देखा कि यार फुट वॉली में हवा ही नहीं है, तो हवा भराने चले गए। तीसरा चक्कर फिर हमने लगाया कि भैया कोई और दोस्त को बुलाने गए होंगे कि अच्छा उसको बुलाने चलते हैं। तो एक ही गली से हमने 4 चक्कर लगा दिए। तो एक अंकल थे पुलिस वाले संकी से, उनको ऐसे लगा पता नहीं हमारी लड़कियों पर लाइन मारने आए। और कमाल की बात ये हमने लड़कियां देखी भी नहीं। कम से कम इल्जाम लगाओ तो कुछ नहीं समझ रहे, कुछ सुख भोगा हो उसका इल्जाम तो समझ में आता। हमें पता भी नहीं भैया कौन से घर में कौन से घर वाले ने बुलाई है पुलिस और कौन से हैं ये। हमें सच बता रहा हूँ हमारा ध्यान केवल वॉलीबॉल पर था, जसप्रीत पर था, हमने देखा तक नहीं कहीं। भाई थोड़ी देर बाद वो PCR आई और हम 7-8 लड़के थे, 7-8 को भैया भर के थाने में ले गई। हम वहां रो रहे गिड़गिड़ा रहे, अंकल किया क्या है, थप्पड़ भी मार रहे, बता तो दो हम तो वॉलीबॉल खेल रहे। हमें लगा पता नहीं इस कॉलोनी के लिए नहीं, इस कॉलोनी के नहीं है हम, कहीं इसलिए पीट पाट रहे हैं वॉलीबॉल खेलने के लिए। फिर बाद में हम पता चला कि हम पे तो लड़कियां ताड़ने का इल्जाम है।
फिर भाई एक दोस्त में से बहुत रईस पार्टियां भी थी शहर के, मतलब पूरे सिरसा के दूसरे तीसरे नंबर के अमीर भी एक दो लड़के थे जो हमारे स्कूल में पढ़ते थे वॉलीबॉल खेलने वाले। उनने भाई फोन वोन घुमा दिया एसपी वेसपी को, जैसे 1 मिनट में वकील वकील आ गए वहां तो 1 मिनट में। फिर वो सारे पुलिस वाले हाथ जोड़ के खड़े हो गए, गलती होगी जी गलती होगी, ये वो तुमने बच्चों को थप्पड़ कैसे मार दिया, तुम्हें तो सुप्रीम कोर्ट घसीटूंगा मैं भाई ये सही है यार, पैसा होना चाहिए बंदे के पास। चलो आ जाओ। तो वैसे ही मजाक की बात थी, सॉरी कहीं ऐसा सोचो यार टाइम वाइम खराब कर दिया तुम्हारा। आ जाओ। तो रोम अराउंड, रोम अबाउट, रोम ओवर। रोम अराउंड का मतलब होता है किसी चीज के इर्द गिर्द ऐसे 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 चक्कर काटना, ठीक है। रोम अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर ही चक्कर काटना। जैसे पहली बार जब मॉल जाते हो तो एस्केलेटर से कभी ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, फिर रहे हैं बस, है ना। पहली बार जब जिंदगी में लिफ्ट देखी होगी ऐसे ऐसे बटन दबा दबा के कभी ऊपर कभी नीचे बिना मतलब के फिर रहे थे, तो वो होता है रोम अबाउट। किसी चीज के अंदर ही घूमना भी एक फिक्स बाउंड्री है, उसके अंदर ही कभी कहीं फिर रहे हो तो वो रोम अबाउट हो गया। रोम अराउंड किसी चीज के इर्द गिर्द चक्कर काटना। रोम ओवर के दो मतलब होते हैं, एक तो कोई हेलीकॉप्टर वगैरह पे बैठ के ऊपर से ऐसे मुआयना करना, जैसे मंत्री मंत्री करते हैं ना बाढ़ वाड़ में, ऊपर से देख के आ जाते हैं, नीचे तो बस की नहीं पैर रख देंगे दलदल में। या फिर जब आप किसी के घर जाते हो या कहीं नई जगह जाते हो तो ऐसे ऐसे पूरी देखते हो, कोई पैसा चाह रहा है, अंदर अंदर सामान वामान देखते हो, पेंटिंग लगी है, तो वो होता है रोम ओवर। अपनी आंखों से ऐसे स्कैनिंग सी करना। फिर से सुन लो, रोम अराउंड किसी चीज के इर्द गिर्द चक्कर काटना, रोम आउट किसी के अंदर चक्कर काटना, रोम ओवर या तो ऊपर से मुआयना करना या ऐसे आंखों से ऐसे स्कैनिंग करना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं दिल्ली में बोर फील नहीं करता। मैं दिल्ली में बोर फील नहीं करता क्योंकि यहाँ बहुत सारी जगहें हैं घूमने को। मैं दिल्ली में बोर फील नहीं करता क्योंकि यहाँ बहुत सारी जगहें हैं घूमने को। तो अब जरा समझने की कोशिश करो यहाँ पे कि रोम तो उसमें चलेगा, रोम का ऑब्जेक्ट सीधा प्लेसेस तो हो नहीं सकता, तो या तो तुम रोम अबाउट करोगे या रोम अराउंड करोगे, है ना। अब अगर दिल्ली के अंदर की बात करनी है तो रोम अबाउट लगा लो, और दिल्ली के इर्द गिर्द की बात करनी है तो रोम अराउंड लगा लो, दोनों चल जाएंगे। मैं दिल्ली में बोर फील नहीं करता क्योंकि इसके आसपास बहुत सारी जगह घूमने, ऐसा कहना तो रोम अराउंड। मैं दिल्ली में बोर फील नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह घूमने, कभी रजौरी गार्डन चले गए, कभी सीपी चले गए, कहीं तो अबाउट लगा लो। आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है जी। चलो जी, इसके साथ अपना जो मिसलिनियस वाला पोर्शन है वो होता है खत्म, ठीक। अब अपना जो वो वाला था ना, इन वर्ब के बाद आपको प्रीपोजिशन लगानी लगानी है, वो वाला पोर्शन करेंगे। और लास्ट में टाइम बचा तो थोड़ा सा इन इंटू वाला ये वाला पोर्शन करेंगे। जबरदस्ती नहीं, कोई धक्का नहीं, सिलेबस अपना सही स्पीड से चल रहा है। 30 तारीख को मैं आपको फ्री कर दूंगा, तो 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापस मिलते हैं।
अरे अवनी तुम्हारी तो एज ही बहुत कम है यार, 16 साल का हो अभी तुम। कि 10वीं से पास हुई है क्या अभी? थैंक यू पुर्निंद्रा भाई, थैंक यू। पुर्निंद्रा पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करो यार, अभी हो सकता है आपको बातें अच्छी लग रही हो, लेकिन मजा तभी आएगा जब पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करोगे, तो ही कोई कोर्स करने का फायदा है ना। ये बैच तो अभी 2-4 दिन में खत्म होने वाला है, तो कोई पॉइंट नहीं है इसको लगाने का। चलो आओ, अब अपन थोड़ा सा, अभी तक तो सब लॉजिकल और ये वो ग्रामर के रूल मजा आ रहा था, अब थोड़ा भैया रटने के लिए तैयार हो जाओ, है ना, उस तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्लास से ही करें, आज पहली बार लाइव आए होगे इसका मतलब, बढ़िया बढ़िया। मैं भी कहूँ यार, जो पहली क्लास में आया होगा उसको कैसे समझ में आ गया इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट ये वो। चलो अब देखो, रूल तो है ये, रूल ये कि ये वाली जो वर्ब है, इनके बाद तो आप अगर ह्यूमन बीइंग लिखना चाहते हो तो टू प्रीपोजिशन मत लगाओ, और ये वाली जो है इनके बाद लगाओ। अब ध्यान से सुनना, मैं इसको रूल से क्यों नहीं पढ़ा सकता, या इसका रूल क्यों पॉसिबल नहीं, सुनना ध्यान से। इधर देखो, जब आप लिखते हो, अगर मैं लिखूं ही सेंट मी अ लेटर, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, सेंट वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ समझ में आया? अब यहाँ पे एक बात तुम्हें समझ में आ रही है कि ही ने भेजा तो लेटर ही है, ही ने लेटर ही भेजा है, सेंट का जो सही मायने में ऑब्जेक्ट है वो तो लेटर है। बस होता क्या है, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तो प्रीपोजिशन हिडन हो जाती है। कायदे से यहाँ टू है, क्योंकि जैसे ही आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर खत्म करोगे ना, वो टू प्रकट हो जाएगा। देखो आप ऐसे लिख कर देखो, ही सेंट अ लेटर। अब मी नहीं लिख पाओगे, आपको टू में लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना, लिखना पड़ेगा। हाँ जी। तो एक एग्जांपल से और फिर से क्लियर कर देता हूं, देख लो। अगर मैं कहूं ही गेव मी अ पेन, ऐसे लिख दिया। ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, बताओ दिया क्या उसने, मैं कि पेन? गिव का सही मायने में ऑब्जेक्ट कौन है, असली ऑब्जेक्ट कौन है गिव का? पेन ही है। दिया तो पेन ही गया, किसे दिया? मुझे। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं होता, जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन अंडरस्टूड हो जाती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। और वो आपको फटाक से समझ में आ जाएगा, अगर आप इसको ऐसे लिखने की कोशिश करोगे, ऐसे नहीं लिख पाओगे, ही गेव अ पेन मी, अब आपको टू में लिखना पड़ जाता है। जैसे ही आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर तोड़ोगे ना, वो प्रीपोजिशन प्रकट हो जाएगी। बोलो भाई, इतनी बात आती है समझ में? तो कुल मिला के ये जो ये वाली वर्ब है, जिनके बाद ह्यूमन बीइंग आप सीधा लिख सकते हो, इनमें ज्यादातर में फंडा है कि ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है ना, या फिर ऐसी वर्ब है जिनका ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग ही होता है। समझना मेरी बात। उसने पूछा, पूछा कोई इंसान तो नहीं जाएगा, पूछा कोई सवाल जाएगा। ध्यान से सुनना, कोशिश कर रहा हूं इसको लॉजिकली आपको बताने की, समझाने की, ध्यान से सुनना। पूछी क्या चीज जाएगी, कोई इंसान पूछा जाएगा कि सवाल पूछा जाएगा किसी इंसान से? कायदे से तो ये है ना, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम मी, है ना। लेकिन जब इसको डाई ट्रांजिटिव में लिख देते हो तो वो फ्रॉम अंडरस्टूड हो जाता है, सीधा लिख सकते हो ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, हाँ क्या ना। तो इसलिए ये वर्ब ऐसी है जो डाई ट्रांजिटिव में यूज हो सकती है, इसलिए इसलिए यहां पर वो टू प्रीपोजिशन हिडन हो जाती है, इसलिए बोला गया कि इसके बाद आप ह्यूमन बीइंग सीधा लिख सकते हो। कुछ मेरी बात आई समझ में? हाँ जी। ऐसे अगले को देखो, उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी कुछ करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी उसको पैसे उधार देने के लिए, उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी ऐसे। अब ये वाला जो है, किसी से रिक्वेस्ट करोगे ना, उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी ऐसा कुछ करने के लिए, तो ही बेग्ड मी टू डू दैट, इसमें ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट हो सकता है। किसी पर्सन को इन्फॉर्म करोगे किसी चीज के बारे में, हाँ ही इन्फॉर्म्ड मी, इन्फॉर्म का ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग हो सकता है। सलाह, सलाह, ही किसी को कोई काम करने की सलाह दोगे, ही एडवाइज्ड मी टू डू समथिंग, हाँ क्या ना। तो ये वाले जितने हैं आप देखने की कोशिश करो, सब में ऑब्जेक्ट आप सीधा लिख सकते हो, मतलब ह्यूमन बीइंग सीधा लिख सकते हो। ही आस्क्ड मी, ही बेग्ड मी, ही इन्फॉर्म्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, ही अलाउड मी टू डू दैट, ही कॉल्ड मी, ही अश्योर्ड मी, अश्योरेंस देना। अप्राइज का मतलब होता है किसी को किसी चीज की जानकारी देना। ही अप्राइज्ड मी, ही अप्राइज्ड मी ऑफ माय ब्रदर्स एक्सीडेंट। अप्राइज समबडी ऑफ समथिंग, अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, अप्राइज के साथ और प्रीपोजिशन आती है।
अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, और इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है। अप्राइज समबडी ऑफ समथिंग, ही रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद दिला, ही वॉर्नड मी, उसने मुझे चेतावनी दी, ही थैंक्ड मी, उसने मेरा धन्यवाद दिया, ही विश्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, ही इनवाइटेड मी, ही फॉरबिड मी, ही वेलकम्ड मी, ही कांग्रेचुलेटेड मी, ही कॉम्प्लीमेंटेड मी। एडवाइस 2 बार आ गई। ये सारी आप देख पा रहे हो, इनके ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, या तो ये डाई ट्रांजिटिव होंगी इसलिए, या फिर वर्ब ही ऐसी है जिसका ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति हो सकता है। आप किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे सकते हो, आप किसी व्यक्ति को विश कर सकते हो, आप किसी व्यक्ति को थैंक यू बोल सकते हो, आप किसी व्यक्ति को चेतावनी दे सकते हो, आप किसी व्यक्ति को याद करा सकते हो। कुछ मेरी बात आ रही है समझ? अब यहां पर जरा समझने की कोशिश करना, लेकिन नीचे वाली जितनी है, जैसे प्रपोज है, प्रस्ताव रखना, तो मुझे प्रस्ताव का ऑब्जेक्ट कौन होगा? कोई ह्यूमन बीइंग, कि कोई चीज प्रस्तावित करी जाएगी? चलो ऐसा कर लेते हैं, और अच्छा समझ में आएगा। सबसे अच्छा समझ में आता है राइट वर्ब से, सबसे बढ़िया ये बात समझ में आती है राइट वर्ब से। मुझे एक बात बताओ, लिखा क्या जाएगी? किसी इंसान को लिखा जाएगा कि कुछ चीज लिखी जाएगी? लेटर, ऐसे, कुछ पोएम, कुछ चीज लिखी जाएगी, हाँ कि ना? तो राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। आप ऐसे नहीं लिख सकते ही रोट मी, ही रोट मी, गलत हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। सर वाह, मजा आ रहा है, आपने तो लॉजिक दे दिया सर। देखो ऊपर वालों में सबका ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग हो सकता है सर। राइट वर्ब, राइट तो कोई चीज लिख जाएगी। वाह सर, आपने लॉजिक दे दिया, मजा आ गया। लेकिन एक बार इधर आओ, देखो इनको, देखो मुझे तो भेजा नहीं गया, भेजा तो लेटर गया है, लेकिन फिर भी मी जो है बिना प्रीपोजिशन के लिख पाया ना। दिया तो पेन गया है, मुझे थोड़ी पकड़ा दिया किसी ने कि उसने मुझे उठाकर दे दिया किसी को, नहीं, दिया तो पेन है, लेकिन फिर भी बिना टू के भी मी लिख पाया। तुम सेम काम यहां करना चाहोगे? जैसे सर ही सेंट मी अ लेटर ठीक हो सकता है, ही गेव मी अ पेन ठीक हो सकता है, तो इसको भी डाई ट्रांजिटिव मान लो ना। ऐसा मान लो कि यहाँ टू अंडरस्टूड है, जैसे यहां टू अंडरस्टूड मान सकते हो, यहां टू अंडरस्टूड मान सकते हो, ऐसे यहां भी मान लो ना। ही रोट क्या लिखा? लेटर, किसे? टू मी, यहां टू अंडरस्टूड मान लो जैसे इनमें माना है। अब ये बात भाई राम जाने इन अंग्रेजों ने उस टाइम क्यों नहीं सोची जब ग्रामर बनाई, कि लोगों के मन में ऐसे डाउट भी आ सकते हैं कि सेंट को डाई ट्रांजिटिव, गिव को डाई ट्रांजिटिव मान लिया, तो राइट के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? वो कहेगा राइट डाई ट्रांजिटिव नहीं हो सकती, इसलिए राइट के साथ ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तुम मुझसे लॉजिक मांगोगे और फिर मेरे पास लॉजिक नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चे, ये प्योर रटने वाला आपको रूल मानना पड़ेगा। ये नीचे वाली जितनी वर्ब है, इनके ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकते। मैं आपकी मदद इसमें ये कर सकता हूं कि इन सारी वर्ब पर आपको सेंटेंसेस बना के दे देता हूं। ये सारी की सारी वर्ब्स पर मैं आपको सेंटेंसेस बना के दे देता हूं। समझ आया मैंने क्या बोला? ये जितनी भी वर्ब्स हैं इस पर सेंटेंसेस बना दूंगा। उसको जब आप पढ़ोगे तो उससे आपको बार बार ऐसे नजरों के आगे से निकलेगा तो याद हो जाएंगे। क्लियर है जी? दिक्कत समझ में आई कि आखिर मैं इसको क्यों नहीं रूल से पढ़ा पा रहा? चलो एग्जांपल्स देखते हैं। एक बार तुम भी नजरों के आगे से निकाल लो इन वर्क को, फिर एग्जांपल थोड़े से और जल्दी हो जाएंगे। इनमें से और किसी का मतलब नहीं पता तो जान लो, फॉरवर्ड मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना, और तो सारी आसानी थी। कॉम्प्लीमेंट किसी की तारीफ करना, कोई प्रस्ताव देना, कुछ चीज अनाउंस करना। देखो कुछ चीज प्रस्तावित की जाएगी, कुछ चीज अनाउंस करी जाएगी। अपोलोजाइज करना, प्लीड करना, किस चीज के लिए प्लीड करोगे, किस चीज के लिए अपोलोजाइज करोगे, किसी से बात करोगे, कोई चीज रिपोर्ट करोगे जाके, कोई चीज सजेशन में बोलोगे, कोई चीज बोलोगे, कोई चीज सुनोगे, कोई चीज लिखोगे, कोई चीज के लिए डिमांड करोगे, कोई चीज की कंप्लेन करोगे, कोई चीज डिस्क्राइब करोगे, कोई चीज एक्सप्लेन करोगे, कोई चीज की अपील करोगे। इनके ऑब्जेक्ट जो बच्चे ह्यूमन बीइंग नहीं हो पाएंगे। अगर ह्यूमन बीइंग लिखना है ना तो किसी से अपील करोगे, किसी को सजेस्ट करोगे। ह्यूमन बीइंग लिखना है तो प्रीपोजिशन एज अ कनेक्टर आपको लिखनी पड़ती है। और रूल से क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? फिर तुम यहां आ जाओगे। जैसे ही मैंने अभी बोला ना कि देखो सब चीज होंगे इनके आंसर, ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे। तुम कहोगे अच्छा सर कोई इंसान थोड़ी पूछा जाएगा, पूछा तो सवाल जाएगा, तो वहां क्यों नहीं लगा रहे? तो फिर वहां पे आंसर देना पड़ेगा कि वो डाई ट्रांजिटिव है। फिर तुम फिर पलट के क्वेश्चन कर दोगे तो सर फिर ये डाई ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? तो फिर उसका कोई लॉजिक नहीं है। दिक्कत ही है। नहीं तो बच्चे जितना तुम्हें शायद लॉजिक से पढ़ने में मजा आता है, उससे कहीं ज्यादा मुझे लॉजिक से पढ़ाने में मजा आता है। तो इसको लॉजिक से पढ़ाने का स्कोप नहीं है मेरे पास। या तो मैं ऐसा कर दूं कि उनके ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, इनके ऑब्जेक्ट चीजें ही होंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा
कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट चीजें होने के बावजूद भी ह्यूमन बीइंग को प्रीपोजिशन अंडरस्टूड होने के कारण लिखा जा सकता है। तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब इस बात से बाहर रहेंगे, एक्सप्लेनेशन से बाहर रहेंगे, लेकिन फिर वो भी तो रटना ही पड़ेगा एक टाइप से। तो क्यों ना उतना फजीयत में जाए, सीधा नहीं रट लेंगे, इनके हो सकते हैं इनके नहीं हो सकते, सेंटेंस दे दे के मारेंगे, याद आ जाएंगे। क्लियर है जी? चलो एग्जांपल्स देखिए, सारे एक स्लाइड पे होते हैं तो थोड़े देखने सौखे रहते हैं। ये पहला सेंटेंस गलत है। सजेस्ट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो या तो जेरंड होता है या दैट लगा के क्लॉज बनाते हैं। कराऊंगा अभी, पढ़िए एक बार, अपने आप सोचिए फिर मैं कराता हूँ। सारे पढ़ लीजिए, 2 3 4 5 6 में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पहले आप सोच लो फिर मैं कराता हूँ। थैंक यू चिराग भाई, थैंक यू। चलो जी करें कि एक बार ये वाले भी देख लो, लगे हाथ ये वाले भी देख लो, पढ़ ही लो, एक ही साथ निपटा देंगे सारे। इनको पढ़ लो एक बार। हाँ चिराग भाई, अगर पढ़ाई से रिलेटेड है तो आपके पास व्हाट्सअप डाउट वाला नंबर होगा, वहां पूछ लो। कुछ और है तो बताओ। जून में मेरा दिल्ली का एंट्रेंस एग्जाम है, इंग्लिश कवर हो जाएगी क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो जाएगी बच्चे, हो जाएगी। ये जो इस टाइप के पेपर होते हैं ना, क्लैट और ये यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, इवन सीडीएस तक का भी अपने सिलेबस से कवर हो जाता है। बस जो भी रिलेवेंट एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर दिया करो, नहीं आएगी आपको दिक्कत। प्रीवियस ईयर पेपर से ना थोड़ा पैटर्न पता लगने लग जाता है, उतना ही करना है बस। हाँ जी, लास्ट 30 सेकेंड्स। आ जाइए। गुलिवर थैंक टू ऑल द विलेजर्स फॉर देयर हेल्प। ये सजेस्ट का ये वाला सेंटेंस गलत है बच्चे। सजेस्ट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनेटिव से नहीं बनाते। सजेस्ट वर्ब का जो स्ट्रक्चर है
सजेस्ट के बाद या तो जनरल लगाते हो, ही सजेस्टेड गोइंग टू जयपुर, उसने सजेस्ट किया जयपुर जाना, या फिर ही सजेस्टेड दैट। दो तरीके से सजेस्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट बनते हैं, या तो दैट लगा के या आईएनजी मतलब जनरल लगा के। इन्फिनेटिव सजेस्ट के ऑब्जेक्ट में नहीं यूज किया जाता, तो इसका मैं सेंटेंस चेंज कर देता हूं। ही सजेस्टेड मी दैट आई शुड ओपन अ कोचिंग इन जयपुर, उसने मुझे सलाह दी कि मुझे जयपुर में कोचिंग खोलनी चाहिए। सुनने बोले में देखो कितना गहू सेंटेंस लग रहा है, ज्यादा गहू नहीं लग रहा, पेपर में आ गया तो तुम एरर निकाल नहीं पाओगे, ध्यान रखना। ही सजेस्टेड टू मी लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ये वाली जो वर्ब है ना भाई, ये जो नीचे लिखी हुई है, ये बहुत डेंजर है, इनके एरर पहचान नहीं पाओगे पेपर में जब आ जाएंगे, तो इनके तो 2-3 बार रिवीजन देनी है इन सेंटेंसेस की। लेकिन ज्यादा डरने की बात नहीं, गिनती की है कितने, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ब अगर तुम सेंटेंस एक एक तो मैं ही लिखवा रहा हूँ, एक एक खुद लिख के अगर आंखों के आगे से निकाल दो, तो फिर ये प्रीपोजिशन में ये वाले पोर्शन का डर खत्म हो जाएगा आपका। तो गुलिवर ने धन्यवाद दिया सबके सब विलेजर्स का उनकी मदद के लिए। थैंक का ऑब्जेक्ट ये हो सकता है, किसका धन्यवाद दिया, विलेजर्स का। थैंक तो नहीं, सीधा थैंक के बाद ह्यूमन बीइंग आ सकता है। विटनेस ने उस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया शब्द ब शब्द। ये रूल जो आपको कराया टू आएगा नहीं आएगा, ये तो ह्यूमन बीइंग के लिए कराया था ना यार, चीज की रिपोर्टिंग तो हो ही सकती है, ह्यूमन बीइंग के लिए बताई ना ये बात तो कि टू आएगा नहीं आएगा, कोई चीज तो ऑब्जेक्ट हो ही सकती है ना इन सबकी। हाँ, ह्यूमन बीइंग लिखोगे तो देखो रिपोर्ट किया पुलिसमैन, नहीं, रिपोर्टेड टू द पुलिसमैन, कोई चीज रिपोर्ट करी जाएगी किसी को, तो यहाँ पे टू डालना पड़ेगा आपको। ही अपोलोजाइज्ड मी, उसने मुझसे माफी मांगी उन सब गलतियों के लिए जो उसने करी है। सुनने बोलने में कितना गऊ सेंटेंस है, टू लगाना पड़ेगा। टू हटाना वाली तो बहुत आसान है, टू लगाना वाली खून पी जाएंगे आपका। इसको देखो, मुझे लगता है क्लास में कोई 1% बच्चे भी नहीं है जो इसको गलत करके आ जाए। ही आस्क्ड टू मी, ये क्या होता है, ही आस्क्ड मी होता है सीधा, ही आस्क्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, टू अटेंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही अप्राइज्ड टू मी, ही अप्राइज्ड मी ऑफ समथिंग, इन्फॉर्म जैसा बताया था सर ने, ही इन्फॉर्म टू मी थोड़ी होगा, ही इन्फॉर्म्ड मी होगा, ऐसे ही अप्राइज्ड मी होगा सीधा। ही प्रपोज्ड मी दैट, उसने मुझे प्रपोज किया कि हमें कोचिंग सेंटर खोल लेना चाहिए, तो यहाँ पे ही प्रपोज टू मी दैट लिखना पड़ेगा। वही सजेस्ट प्रपोज, याद रखो दोनों, प्रस्तावित कोई चीज करी जाएगी ना कि कोई इंसान। कोई इंसान लिखना तो उसके समक्ष प्रस्तुत किया है, तो फिर टू डालना पड़ता है। तो ही रोट मी अ लेटर, नहीं भैया, ही रोट अ लेटर टू मी, टू मी तो डालना ही है, उसकी पोजीशन भी थोड़ा पढ़ के आपको पता चलेगी कि यहाँ पे मी से पहले तो टू तो डालना ही डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक काम करो, लेटर के बाद लेके जाओ इसको मी को और टू के साथ। यहाँ पे एक छोटा देखो एरर पता चल गया आपको, एरर क्या है कि राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता, यहाँ पे टू डालना पड़ेगा। और सही सेंटेंस क्या बनेगा, ही रोट अ लेटर टू मी। लेकिन मान लो अभी ऐसे एरर में आ गया ए बी सी, और ये मान लो यहाँ के बाद ये पार्ट डी, तो कौन से पार्ट में एरर मार्क करोगे बताना, बोल चला दो। इसका मतलब ये बात मैंने पहले कभी बोली है, इसका मतलब ये बात जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये पहले मैं कभी बोल चुका हूँ कि एरर वहां मार्क किया जाता है जहां एरर क्रिएट होता है। एरर मार्क वहां करते हैं जहां गलती क्रिएट होती है। अब ये टू में उठ के बी में जाएगा, सी में जाएगा, डी में जाएगा कि अपनी नानी के घर जाएगा, उससे मतलब नहीं है। एरर उस पार्ट में मार्क किया जाएगा जहां पे गलती क्रिएट हुई। गलती ये कि राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, ये गलती ए पार्ट में क्रिएट हुई, तो एरर जो है वो ए पार्ट में मार्क होगा। बोलो, ये बात आ गई समझ में? शैलिका जी शायद मई में आएगा, शायद मई में आएगा। आप चाहें तो इसी को पहली क्लास के पहले सेंटेंस से कर सकते हैं, नहीं तो वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनी स्टूडेंट्स कंप्लेंड टू मी लिखना पड़ेगा आपको। मैनी स्टूडेंट्स कंप्लेंड टू मी, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मैनी स्टूडेंट्स कंप्लेंड टू मी। आपको भी पढ़ाऊंगा मैं कंप्लेन के साथ क्या क्या प्रीपोजिशन आती है। किसी चीज की कंप्लेन करते हैं तो ऑफ, मैनी स्टूडेंट्स कंप्लेंट ऑफ द बैड बिहेवियर या रूड बिहेवियर ऑफ द टीचर। अगर तुम मेरे रूड बिहेवियर की कंप्लेन करो तो ऑफ आएगा, मेरी कंप्लेन करो, इंसान की कंप्लेन करो तो अबाउट या अगेंस्ट आएगा, जिसको जाके कंप्लेन करोगे टू आएगा।
समझ में आया? ऑल द पीपल अपील्ड द सीएम फॉर हेल्प इन द मैटर पर्टेनिंग टू क्लीनिनेस। सबके सब लोगों ने सीएम से अपील करी, मदद की, पर्टेनिंग टू क्लीनिनेस। ठीक है, अब वही बात, कंप्लेन अपील करोगे किसी चीज के लिए, अपील्ड द सीएम नहीं, अपील्ड टू द सीएम। उन्होंने गॉड से प्रेयर करी, प्रेयर्ड गॉड नहीं, प्रेयर्ड टू गॉड फॉर समथिंग। एक बार फिर देख लीजिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं बच्चे, ये वाले एरर में एक भी बच्चा नहीं फंसेगा। ये जो ऊपर वाले है ना, कि यहाँ पे आ गया ही आस्क्ड टू मी, नहीं, ही बेग्ड टू मी, नहीं, ही इन्फॉर्म्ड टू मी, नहीं, ही एडवाइज्ड टू मी, नहीं, एक बच्चा नहीं फंसने का इसमें। दिक्कत होगी आपको नीचे वाली वर्ग में, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक एक सेंटेंस मैं करा रहा हूँ, एक एक आप अपनी कॉपी में खुद से लिख लेना ताकि याद रहे। प्रपोज पे हो गया, लो अनाउंस पे लिख देता हूँ। उन्होंने अनाउंस किया वर्कर्स को कि उन्हें कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अनाउंस्ड टू द वर्कर्स, दे अनाउंस्ड टू द वर्कर्स। क्लियर हो गया? कोई चीज अनाउंस करी जाएगी किसी के समक्ष, तो यहाँ पे आएगा दे अनाउंस टू द वर्कर्स। फिर बता रहा हूँ बच्चे, अब ऐसे मैं बोल तो रहा हूँ ये बात कि कोई चीज अनाउंस करी जाएगी, इसका ऑब्जेक्ट चीज होगी, इसलिए ह्यूमन बीइंग से पहले टू आएगा, लेकिन यही अगर तुम उसे पलट के ऐसा कह दो कि सर अनाउंस डाई ट्रांजिटिव क्यों नहीं मान लेते, फिर ये टू अंडरस्टूड हो जाएगा। उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि ग्रामेरियंस ने, अंग्रेजों ने इन वर्ग को आखिर डाई ट्रांजिटिव क्यों नहीं बनाया। अपोलोजाइज पे सेंटेंस आ चुका है, प्लीड पे करा देता हूँ। प्लीड के साथ प्रीपोजिशन टू नहीं आती, प्लीड विद समबडी होता है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 99% तो श्योर हूं मैं, ही प्लीडेड विद में आएगा। प्लीड विद समबडी टू डू समथिंग। ही प्लीडेड विद मी लिखना पड़ेगा। टॉक के साथ टू आता है, ये तो मुझे लगता है सेंटेंस की जरूरत नहीं है। ही टॉक्ड मी नहीं, ही टॉक्ड टू मी या ही टॉक्ड अबाउट मी लिखना पड़ेगा। रिपोर्ट पे सेंटेंस हो चुका है, सजेस्ट पे हो चुका है, स्पोक पे लिखने की जरूरत है क्या? ही स्पोक टू मी कि ही स्पोक मी, यू शुड लिसन मी कि लिसन टू मी। राइट पे हो चुका है, प्रे पे हो गया, कंप्लेन पे हो गया, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन पे लिख देता हूँ। ही डिस्क्राइब्ड मी द होल इंसिडेंट, उसने मुझे पूरा का पूरा इंसिडेंट डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पे ही डिस्क्राइब द होल इंसिडेंट टू में लिखना पड़ेगा। ये टू तो आएगा ही आएगा और वो सही होकर यहाँ जाएगा। हालांकि एरर कहाँ मार्क होगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऐसे ही ही एक्सप्लेन्ड मी द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, ही एक्सप्लेन्ड मी, ही एक्सप्लेन्ड मी द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ही एक्सप्लेन्ड टू मी, तो करना ही करना पड़ेगा, और ये उठ के कहां जाएगा? लास्ट में। ही एक्सप्लेन्ड द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू मी। मैं फिर बता रहा हूं बच्चे, आपको बच के रहना है नीचे वाली वर्ब से। सुनने बोलने बहुत अच्छा लगेगा, ही प्रपोज्ड मी, ये तो खूब चलता है, उसने उसको प्रपोज कर दिया, वो ग्रामेटिकली सही नहीं है। स्पोकन में खूब चलता है, ही प्रपोज्ड मी, शी प्रपोज्ड हिम, ऐसे करके, है ना, बहुत चलता है। लेकिन यू प्रपोज टू समबडी फॉर समथिंग, या यू प्रपोज समबडी टू डू समथिंग, मतलब यू प्रपोज टू समबडी दैट, ऐसे करके ग्रामेटिकली सही है। ही प्रपोज्ड टू मी, फॉर मैरिज वो अंडरस्टूड होता है, फॉर मैरिज या फॉर डेटिंग वो अंडरस्टूड होता है। कुछ आ रही बात समझ में? ही अनाउंस्ड मी, इंसान थोड़ी अनाउंस होगा, कोई चीज अनाउंस होगी यार, है ना। ही अनाउंस्ड दैट, उसने ये चीज अनाउंस करी हमारे समक्ष, टू अस। ही अनाउंस्ड हिज मैरिज टू अस, उसने अपनी शादी अनाउंस करी हमारे समक्ष। आई कुछ बातें समझ में? ये जो नीचे वाली वर्ब्स हैं ये डेंजरस हैं, इनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। क्लियर है जी?
चलो आज की क्लास अपनी इतनी रख लें क्या, कि और पढ़ा दूं? बोलो, आज इतनी रख लेते हैं। और अब प्रीपोजिशन का जो बाकी बचा पोर्शन है ना, वो बोरिंग है। बाकी बचा पोर्शन है वो बोरिंग है। अगर आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दो तो वो मतलब थोड़ा आसान भी हो जाएगा और उतना बोर नहीं लगेगा। अगर आप पहले पढ़ के आए होगे ना तो एक अलग मजा आएगा। कर सकते हो? बोलो, पहले पढ़ के आओगे तो जल्दी हो जाएगा। ये वाले जो दो पोर्शन हैं ये काफी बोरिंग है। एक तो इन इंटू वाला, इन इंटू ऑन ऑन टू, पढ़ाऊंगा मैं, मुकरूंगा नहीं। अरे पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब पढ़ाऊंगा मुकरूंगा नहीं, लेकिन पहले खुद से पढ़ के आओगे तो थोड़ा और जल्दी आ जाएगा, याद ही हो जाएगा। एक रिवीजन तुमने मार दी, एक क्लास में मैंने करा दी, तो याद ही हो जाएंगे, है ना। एक वो है डाई के साथ इन भी आता है, ये भी आता है। इसमें दो में टाइपिंग एरर है। एक तो लीव में, कि यहाँ पे ही टुक लीव फ्रॉम ऑफिस टाइप होना था और यहाँ पे ऑफ होना था। एक तो इसमें, और एक ब्लाइंड में टाइपिंग एरर है। दो में टाइपिंग एरर है ब्लाइंड। प्रीपोजिशन चैप्टर किसको मिला हुआ है? याद रखनी है बच्चे, सारी गलतियां आपको मुझे लिख के देनी है। इसमें एक आएगा ब्लाइंड, आने वाला है बस। कहाँ रह गया भाई? ये रहा। अगर आप किसी की गलतियों को नजरअंदाज करते हो, जैसे वो अपने भाई की गलतियों को लेकर ब्लाइंड है, अंधा है, गलती दिखती नहीं उसकी, तो ब्लाइंड टू समथिंग। एक आंख से अंधे होते तो ब्लाइंड इन, ही इज ब्लाइंड इन द राइट आई, ही इज ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई। और दोनों आंखों से बंदे अंधे हो तो ऑफ, ही इज ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज। तो ये टाइपिंग एरर है इसमें। जहां ऑफ आना था वहां टू टाइप हो गया, जहां टू आना था वहां ऑफ टाइप हो गया। ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे दिया है। तो इन दो में टाइपिंग एरर है। ये वाली पढ़ के आनी है आपको, ये वाली जो है ये पढ़ के आनी है, ठीक है। इन इंटू वाली भी मैं ऐड कर देता हूँ, इन इंटू वाली भी मैं ऐड कर देता हूँ। ये भी अभी पूरी नहीं है यार, ये और भी है इसके बाद, और दूसरी स्लाइड में है शायद। चलो इन इतनी पढ़ लोगे, ये 25 के करीब है, टोटल शायद 26 है। इतनी ये पढ़ लेना, और भी है वो मैं सीधी करा दूंगा। फिर इन इंटू वाली ये दो स्लाइड अगर पढ़ के आ जाओगे, 1 आवर अगर आप लगा के आ जाओगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा अपना, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच नहीं यार, मैं कराऊंगा। तुम, अरे मैं कराऊंगा भाई, तुम्हारी बैच में कराऊंगा, एक एक बोल के कराऊंगा। लेकिन अगर तुम खुद से पढ़ के आ जाओगे तो एक ही बार में याद हो जाएंगी। एक बार तुम खुद याद, मतलब तुम खुद देख के आ गए, एक बार मैंने बोल दी तो क्लास में याद हो जाएगी। तो मैंने इसके लास्ट में वो इन इंटू ऑन इंटू भी ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे अमंग और बिटवीन में क्या फर्क है ना, ये वाली स्लाइड भी ऐड कर दी। तो ये दोनों स्लाइडें पढ़कर आनी है आपको, ठीक। 25-26 प्रीपोजिशन तो वो है कि ब्लाइंड के साथ ये भी आता है, प्रेजेंट के साथ ये भी आता है, रिजल्ट के साथ ये कब आता है, ये कब आता है, इस टाइप वाली। और लगभग आपको 30 से 40 मिनट इसको, मतलब रीड करने में तो 20 मिनट लगेंगे, समझते हो अगर प्रॉपर ढंग से पढ़ रहे हो तो 30 से 40 मिनट इसमें। इन दोनों को निपटा लीजिएगा, और कोई जल्दी भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि कल ही कराऊंगा प्रीपोजिशन। अपनी तरफ से आप यही मान के चला कल ही कराऊंगा, लेकिन इस पोर्शन को मैं कराऊंगा 1-2 क्लास के बाद, ठीक है। 1-2 क्लास के बाद, तब तक इसको निपटा लेना, ठीक है भाई। बोलो, चलो जी। अब अपने दो पोर्शन बचे हुए हैं प्रीपोजिशन चैप्टर के, एक एक तो ये इन इंटू ऑन ऑन टू वाला, और एक ही अपना डाई के साथ ये भी आता है, ये भी आता है, कौन से में क्या मीनिंग देता है ये वाला। ये दोनों पोर्शन पेंडिंग है। 2 दिन का आपको मैं टाइम दे देता हूँ, 2 दिन तक आप खुद से रीड कर लेना, टाइम निकाल के फिर मैं करा दूंगा, टाइम बच जाएगा आपका, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और बोरिंग नहीं लगेगा। वरना पहले पढ़ नहीं रखा होगा ना तो बोर हो जाओगे। पहले पढ़ के आओगे तो क्या होगा, अरे हाँ याद हो रहा है, रिवीजन हो रही है, तेज तेज भी चल रहा है तो मजा आ रहा है, ठीक भाई। चलो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की शीट इस लिंक पर डल गई है, वो जो फोल्डर था ना अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला, भाई देख लेना। बाकी भी टेंस की और जैसे जैसे चैप्टर की बनती जाएंगी मैं आपको प्रोवाइड करता चलूंगा, ठीक है जी। चलो, आज के लिए शुभ रात्रि, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। आज के लिए गुड नाइट। और वो जो बच्चे हैं जिनको वो गलती के लिए बोला भाई ध्यान रखना है ना,
गलतियां निकालने के लिए बोला है वो, ध्यान रखना वो 5 बच्चे। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट।